जॉम्बी आने से पहले मैंने दो सेफ हाउस बनाए थे। एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में था। मैं सभी लोगों को उसी सेफ हाउस में आने देता था, क्योंकि वह असल में लोगों और जॉम्बियों दोनों को अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया गया था। जबकि एक दूसरा सेफ हाउस शहर के एक सुनसान कोने में था। वही मेरा असली ठिकाना था। मैं एक रीबॉर्न इंसान हूं। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे जॉम्बियों ने काट लिया था। जिस आदमी को मेरी मां ने दया करके बचाया था, उसी ने मुझे बांधकर जॉम्बियों के झुंड में फेंक दिया था। और मेरे दयालु माँ बाप को भी उन्होंने झड़ देकर निशाना बनाया। आखिर में उन्होंने हमारा शेल्टर भी हथिया लिया। रीबर्थ के पहले ही दिन मैं पागलों की तरह हर तरह का कैंड फूड, बॉटल्ड वाटर और जरूरी सामान खरीदने लगा। मैंने रेनोवेशन वर्कर्स को भी बुला लिया। सबसे ऊपर वाली मंजिल को पूरी तरह बंद करके सप्लाईज रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरी पड़ोसी डोंग शनलियंग, जिसके नाम में ही काइंडनेस का मतलब छिपा था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। पिछली जिंदगी में हम कई सालों तक पड़ोसी रहे थे। जब जॉम्बियों ने इलाके को घेर लिया था, तब मेरे माता पिता ने हमारे घर का राशन निकालकर डोंग शानलियांग के परिवार में बांट दिया था। यहां तक कि उनके परिवार के लोग भी हमारे घर में आकर साथ रहने लगे थे। लेकिन बाद में डोंग शनलियांग ने पूरा ठिकाना ही हथिया लिया। सिर्फ शेल्टर और सप्लाईज पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि हमारे परिवार को बाहर जाकर नए सामान ढूंढने के लिए भी मजबूर किया। फिर उसने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे बांधने के बाद उसने मेरे माता पिता को धमकी दी कि अगर वे बाहर जाकर सप्लाईज नहीं लाएंगे तो मुझे मार डालेगा। आखिरकार मेरे माता पिता के पास बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, और जब वे बार बार बाहर गए तो एक दिन उनकी मुलाकात जॉम्बियों से हो गई। मैं कमरे में बंद था। नीचे से उनकी चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। मैं बेबस होकर देखता रहा कि कैसे उन्हें काट लिया गया और वे चलते फिरते मुर्दे बन गए। बाद में मैं उनकी आखिरी ढाल बन गया। जब जॉम्बियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, तब उन्होंने मुझे ही जॉम्बियों के झुंड में फेंक दिया ताकि उनका ध्यान मेरी तरफ चला जाए। अब जब डोंग शनलियांग ने मुझे फिर से पागलों की तरह खरीदारी करते देखा, तो वह अनुभवी इंसान बनने का नाटक करते हुए मुझे समझाने लगा, याओशान, क्या कर रहे हो तुम? इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहे हो? मैं बता रहा हूं, ये सब खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके साथ मौजूद लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन मैंने मजबूर मुस्कान के साथ जवाब दिया, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कुछ दिनों में कोई बड़ी आपदा आ सकती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा तैयार हो रहा हूं। इतना कहते हुए भी मेरे फोन पर ऑर्डर करने की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। मुझे ऐसे देखकर डोंग शनलियांग ने दूसरों से कहा, आजकल के नौजवान पूरे दिन मेहनत नहीं करते, बस ऑनलाइन शॉपिंग करना जानते हैं। उसे फिर से लोगों के सामने दिखावा करते देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। जितना नाटक करना है कर लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें नाटक करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने हिसाब लगाया। जॉम्बियों के आने में 3 दिन से भी कम समय बचा था। मुझे जल्दी से जल्दी और सप्लाईज इकट्ठी करनी थी, और सिर्फ इकट्ठा ही नहीं करना था, बल्कि दिखावा भी करना था। मैं चाहता था कि पूरी कॉलोनी को पता चल जाए कि मेरे घर में बहुत सारा खाना रखा हुआ है। मैंने रूफटॉप शेल्टर के लिए भी काफी सामान जमा किया। जहां तक मेरे माता पिता का सवाल था, रीबर्थ के तुरंत बाद मैंने उन्हें हमारे गांव भेज दिया था। हमारा गांव पहाड़ों के बीच था, जहां अनगिनत खाइयां और गुफाएं थीं। जमीन में कोई भी गड्ढा खोदो तो वह गुफानुमा घर बन जाता था। ये केव ड्वेलिंग सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते थे। साथ में एक सेलर भी था, जो किसी स्वर्ग से मिले सैंक्चुएरी जैसा था। मेरे जैसे रीबॉर्न इंसान के लिए वह जगह, समय, स्थान और परिस्थितियों का परफेक्ट मेल थी। इसलिए मुझे अपने माता पिता की कोई चिंता नहीं थी। अब समय था थोड़ा मजा लेने का। डोंग शानलियांग और उसके परिवार के साथ पिछली जिंदगी की सारी भयावह यादें अब भी मेरे दिमाग में ताजा थीं। अगर रिबर्थ के बाद भी मैं बदला न लूं तो यह मेरे स्वभाव के खिलाफ होता। बड़ी मात्रा में सामान खरीदने के साथ साथ मैंने आसपास कई सर्वेलेंस कैमरास भी लगवा दिए, जो रिमोट वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते थे। एक तरफ वे मेरे भागने में मदद करने वाले थे, और दूसरी तरफ चुपचाप जॉम्बियों को सही दिशा में खींचने का काम भी करने वाले थे। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए। शेल्टर की तैयारी पूरी करने के बाद उसी रात, जब किसी का ध्यान नहीं था, मैं गाड़ी लेकर अपने माता पिता के पास निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए कई मोड़ों के बाद मैं अपने पुराने घर की केव ड्वेलिंग तक पहुंचा। मेरी जिद पर केव ड्वेलिंग के बाहर एक और मिट्टी का टीला बनाकर उसे ढक दिया गया था।
दूर से देखने पर कोई भी यह नहीं पहचान सकता था कि वहां कोई रहने की जगह है। बाहरी मिट्टी के ढेर को पार करने के बाद ग्रेड ए एक्सप्लोजन प्रूफ डोर, एक्सप्लोजन प्रूफ ग्लास और इलेक्ट्रिफाइड ग्रिड लगे हुए थे। कमरे की सभी दीवारों और दूसरे हिस्सों को भी मजबूत किया गया था। लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा था। असली रेफ्यूज जमीन के नीचे बने बेसमेंट में था। किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता था कि बेसमेंट सीधे सेलर से जुड़ा हुआ है। सेलर बेसमेंट को केंद्र बनाकर आसपास दो परित्यक्त सुरंगें भी थीं। अगर हालात बिगड़ जाते तो उन अंडरग्राउंड रास्तों में छिपना आसान था। मैंने वहां भरपूर फ्रेश वाटर, पोटैटोज और दूसरी जरूरी सप्लाईज जमा कर रखी थी। इस तरह अगर एक व्यवस्था फेल हो जाए तो दूसरी जगह जाया जा सकता था। एक समझदार इंसान हमेशा कई योजनाएं बनाकर चलता है। अगर मैं इतना भी नहीं सोच पाता तो पिछली जिंदगी में मरना डिजर्व करता था। सारी तैयारी पूरी करने के बाद सुबह होने से पहले मैं चुपचाप वापस अपनी कॉलोनी लौट आया। शरीर बेहद थका हुआ था और मानसिक तनाव भी बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं बेहद संतुष्ट था। अपने दुश्मनों से खुद बदला लेने से ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता था। जो होना था वह अगले दिन हुआ। सुबह उठते ही मैंने फोन खोला। हर तरफ एक के बाद एक खबरें चल रही थीं। एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि कई शहरों में लोगों के बीच हिंसक घटनाएं हुई हैं और यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स बार बार दावा कर रहे थे कि यह सिर्फ एक आइसोलेटेड केस है और जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगा, लेकिन जनता ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। लोग खुद ही सुपरमार्केट्स की तरफ दौड़ पड़े और सामान लूटने जैसी खरीदारी शुरू कर दी। मैं खबरें देख रहा था और अनजाने में मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। इस समय सुपरमार्केट जाना मौत को बुलाने जैसा था। अगर अंदर किसी एक व्यक्ति को भी संक्रमण हो गया तो इतनी भीड़ में कोई कैसे बच सकता था? और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन बड़े पैमाने पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो गया। वायरस फैलने के बाद पहली खेप के ज़ॉम्बी सड़कों पर निकल पड़े। वे चलते फिरते मुर्दों की तरह सामने दिखने वाले हर जीवित इंसान पर हमला कर रहे थे। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर यह सब देख ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा दुश्मन डोंग शानलियांग था। और जब मैंने उसके पीछे नजर डाली तो देखा कि वहां लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा थी। मैंने फिर से डोंग शानलियांग की तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर वही मासूमियत भरा भाव था। यह देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये मेरी पिछली जिंदगी की यादों से इतना अलग कैसे हो सकता है? लगता था जैसे पूरी कहानी ही बदल गई हो। तभी डोंग शानलियांग बोला, अरे श्याओ श्यांग, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें कहते सुना था कि कोई आपदा आने वाली है। मैंने सोचा चाहे सच हो या न हो, विश्वास कर लेना ही बेहतर है। इसलिए मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया। लेकिन हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है। और देखो, तुम्हारे यहां तो कितना सामान रखा हुआ है। बोलते समय उसकी नजर बार बार मेरे घर के अंदर झांक रही थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने जानबूझकर लिविंग रूम में कैनड फूड और ब्रेड के ढेर लगा रखे थे। उन्हें देखते ही सबकी आंखें चमक उठी। एक पल में सभी के असली चेहरे सामने आ गए। कोई बोला, वाह श्याओ श्यांग तो कमाल का निकला, पहले से इतनी तैयारी कर रखी है। दूसरा बोला, हाँ अब तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। कोई डोंग शानलियांग की तारीफ करते हुए बोला। आखिर अंकल डोंग ही सबसे समझदार निकले। उन्हें पहले से पता था कि यहां इतना अच्छा रिफ्यूज है। फिर सबने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब हम बच गए। बात करते करते वे लोग सीधे घर के अंदर घुसने लगे। ये देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। सच ही कहते हैं, जैसा परिवार वैसा ही व्यवहार। डोंग शानलियांग हकलाते हुए बोला, श्याओ श्यांग, देखो हम सब पड़ोसी हैं, लेकिन मुझे उसके इरादे समझने के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं थी। वो अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को मेरे घर में ठूंसना चाहता था, लेकिन यही तो मैं चाहता था। मेरे पीछे जो घर था वह उनका स्वर्ग नहीं बल्कि उनके लिए तैयार किया गया एक पिंजरा था। डोंग शानलियांग अपने सभी प्रियजनों को साथ लेकर आया था और यही मेरी योजना का हिस्सा था। यह सोचकर मैंने तुरंत उनका स्वागत किया, सारे कमरों के दरवाजे खोल दिए और कहा, आइए आइए, आप सब ब्रदर डोंग के रिश्तेदार हैं तो मेरे भी रिश्तेदार हुए। अंदर आइए, कोई झिझक मत कीजिए, जो कमरा पसंद हो चुन लीजिए। मेरी बात सुनते ही डोंग परिवार और बाकी लोग उत्साह से भर गए। कुछ ही देर में मेरा घर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। हर कोई अपना पसंदीदा कमरा चुनने लगा।
यह देखकर डोंग शान लियांग के चेहरे पर मुस्कान इतनी बड़ी हो गई कि मानो कानों तक पहुंच गई हो। उसने मुझे चुपके से देखा और शायद उसे लगा कि मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं है। फिर वह बड़े बुजुर्गों वाले अंदाज में बोला, श्याओ श्यांग, मेरी बात का बुरा मत मानना। जब तुम्हें पहले से पता था कि ज़ॉम्बी आने वाले हैं तो तुम्हें इससे बड़ा घर तैयार करना चाहिए था। सबसे अच्छा होता कि पूरी एक बिल्डिंग ही ले लेते, तब सबको अपना अपना कमरा मिल जाता। अभी देखो कितनी भीड़ हो गई है, बिस्तर और सोफे तक लोगों से भर गए हैं, कुछ तो फर्श पर सोने की सोच रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत खुशी का नाटक करते हुए कहा, अंकल डोंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगली बार अगर कोई जरूरत हुई तो आप मुझे जरूर बताइएगा, जो चाहिए होगा मैं ले आऊंगा। वह दिखावे में बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे कैसे शर्मिंदा कर रहे हो। लेकिन जाते जाते वह कैंड फूड से भरा एक बैग उठाकर ले गया। मैंने उसे बाहर जाते और दरवाजा बंद करते देखा। उसी पल मेरी आंखें ठंडी हो गईं। कोई बात नहीं, कल के बाद तुम्हें असली निराशा का मतलब समझ आएगा। रात को जब सबका ध्यान दूसरी तरफ था, मैं चुपचाप घर से निकल गया। फोन से कम्युनिटी के सर्वेलेंस फुटेज चेक किए, सुरक्षित रास्ते की पुष्टि की, यूनिट का दरवाजा खोला और बाहर फिसल गया। फिर उस ऑफ रोड व्हीकल तक पहुंचा जिसे मैंने पहले से कम्युनिटी में छिपा कर रखा था। हेडलाइट तक नहीं जलाई और सीधे वहां से निकल गया। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स छोड़ने के बाद मैं हाईवे पर अपने गांव की ओर चल पड़ा। इसी बीच रेनोवेशन के दौरान छोड़ा गया मेरा बैकअप प्लान आखिर काम आने वाला था। मैंने फोन पर हल्का सा टैप किया। अचानक मेरी रेजिडेंशियल कम्युनिटी की बिल्डिंग चमक उठी। बाहर लगी इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लगातार टिमटिमाने लगी। पूरा दृश्य बेहद आकर्षक लग रहा था। अंधेरे में ज़ॉम्बियों की नजर कमजोर होती है, इसलिए उन्हें साफ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से मैंने भागने के लिए पहली रात चुनी थी, क्योंकि जितना समय बीतता ज़ॉम्बियों की संख्या उतनी बढ़ती जाती। बाद में शायद मैं चाहकर भी नहीं निकल पाता। अब जब इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स जल उठीं तो अंधेरे में वह बिल्डिंग किसी समुद्र में चल रहे जहाज या दूर चमकते लाइट हाउस जैसी दिखाई देने लगी। अनगिनत ज़ॉम्बी जो पहले इधर उधर भटक रहे थे, अब उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। वे लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था। धीरे धीरे वे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ इकट्ठा होने लगे। जब तक मैं पहाड़ों में पहुंचा, सूरज निकलने वाला था। मुझे डर था कि कहीं कोई मेरी गाड़ी की रोशनी देखकर पीछा न कर ले, इसलिए पूरे रास्ते तनाव में ड्राइव करता रहा। पहाड़ी घाटी में गाड़ी छिपाने के बाद मैं पैदल आगे बढ़ा, घर पहुंचा और सीधे बेसमेंट में घुस गया। तभी मेरे माता पिता ने राहत की सांस ली। मां ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हें पता है बाहर कितना खतरा है, फिर भी वहां क्यों गए थे? पिता भी बोले, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें रोक नहीं सकते, लेकिन याद रखना, अगर कभी खतरा दिखे तो जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाना। इतना कहकर मां मेरे लिए खाना बनाने चली गई। यह देखकर मेरा दिल भर आया। पिता कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में छिपी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। खाना खाने और आराम करने के बाद मैंने फोन पर सर्वेलेंस फुटेज चालू की। अब असली तमाशा शुरू होने वाला था। सुबह होते ही मेरे घर में रह रहे सभी लोग जाग गए। चारों तरफ मुझे ढूंढा गया, लेकिन तब उन्हें पता चला कि मैं पहले ही जा चुका हूं। इससे भी बुरी बात यह थी कि पूरी बिल्डिंग को ज़ॉम्बियों ने 3 परतों में घेर लिया था। मैंने बाहर लगे सर्वेलेंस कैमरास की फुटेज देखी। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की सड़कें लगभग पूरी तरह ज़ॉम्बियों से भर चुकी थीं। यह देखकर मैंने संतोष की सांस ली। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। दूसरी तरफ मेरे घर में हड़कंप मचा हुआ था। पहले तो सब लोग मेरे गायब होने से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग ज़ॉम्बियों से घिरी हुई है और कुछ ज़ॉम्बी यूनिट के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अफरा तफरी और बढ़ गई। जब डोंग शानलियांग मेरे कमरे में आया तो उसके चेहरे की पहले वाली घमंडी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब केवल उदासी और चिंता थी। मैंने फोन खोला। हर न्यूज हेडलाइन ज़ॉम्बियों से भरी हुई थी। सड़कों पर हर तरफ खून के निशान थे। ज़ॉम्बियों की दहाड़ और बचे हुए लोगों की चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। पूरा माहौल बेहद डरावना था। मुझे इसमें कोई शक नहीं था, सिर्फ मैं ही नहीं, डोंग शान लियांग और उसके लोग भी अब पूरी सच्चाई समझ चुके थे। शायद उनकी ज्यादा चीख पुकार और शोर शराबे की वजह से नीचे मौजूद ज़ॉम्बियों को ऊपर इंसानों की मौजूदगी का एहसास हो गया था। वे और भी ज्यादा उग्र हो गए और लहरों की तरह ऊपर बढ़ने लगे।
अच्छी बात यह थी कि अभी ज़ॉम्बियों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी और वे लोग ऊपरी मंजिलों पर रह रहे थे, इसलिए फिलहाल ज़ॉम्बी अंदर घुस नहीं पा रहे थे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने कुछ देर के लिए राहत की सांस ली। हालांकि बाहर का माहौल बेहद खतरनाक था, लेकिन फिलहाल वे अभी सुरक्षित थे। तभी डोंग शानलियांग ने सबको संबोधित करते हुए कहा, इस समय बाहर हर जगह ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं, कोई भी बाहर मत जाना। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे। बस धैर्य रखो और रेस्क्यू का इंतजार करो। एक पल में ही डोंग शनलियांग सबका सहारा और नेता बन गया। उसने लोगों को निर्देश देना शुरू कर दिया। उसके इंतजाम के तहत डोंग परिवार भी शांत हो गया। फिर उन्होंने मेरे द्वारा छोड़ी गई सप्लाईज के डिब्बे एक एक करके खोलने शुरू किए। उनके चेहरों के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई 8 तरह के पकवान और एक सूप की उम्मीद कर रहा हो। यह देखकर मैं सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस हालत में भी इन्हें बचत करना नहीं आता। ऐसा लग रहा था जैसे यमराज बुलाने वाले हों और ये लोग पहले से लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हों। रात के खाने का समय आया। खाना खाने के बाद मेरे माता पिता आराम करने चले गए। मैं चुपचाप बाहर निकला, अपने साथ बिनोक्यूलर और नाइट विजन गॉगल्स लेकर। फिर आसपास गश्त लगाना शुरू किया। हालांकि यह जगह काफी सुनसान थी, लेकिन अब दुनिया की हालत देखकर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर कोई यहां तक पहुंच गया तो। मैं अपने खरीदे हुए डंडे को कसकर पकड़े हुए था और लगातार चारों तरफ नजर रख रहा था। तभी मैंने फोन खोला, देखा कि लोग सोशल मीडिया पर एक संदेश तेजी से शेयर कर रहे थे। उसमें कहा गया था कि सभी लोग क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पता और मौजूदा फूड स्टॉक दर्ज करें। बाद में ड्रोन्स के जरिए नियमित रूप से सप्लाईज पहुंचाई जाएंगी। बड़ी संख्या में सर्वाइवर्स उस पोस्ट को शेयर कर रहे थे और सभी को जल्दी से फॉर्म भरने के लिए कह रहे थे। लेकिन मैंने रजिस्टर नहीं किया। एक वजह तो यह थी कि मेरे पास पहले से ही पर्याप्त सप्लाईज थी। ऐसी मदद उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। दूसरी वजह यह थी कि मुझे यकीन नहीं था कि यह सूचना असली है या नहीं। अगर किसी बुरी नीयत वाले इंसान ने यह जाल बिछाया हो और लोगों के ठिकाने जानने के लिए पोस्ट डाली हो तो तब तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। काफी देर तक बाहर घूमने के बाद जब कुछ असामान्य नहीं मिला तो मैं वापस जाकर सो गया। अगली सुबह मेरी नींद तब खुली जब मुझे तली हुई सब्जियों की खुशबू आई। आंखें खोलते ही देखा कि माँ और पिताजी दिन का खाना पहले ही तैयार कर चुके थे। मैं खाते हुए फोन देखने लगा, लेकिन अब तक कोई नई खबर सामने नहीं आई थी। यह अच्छी बात नहीं थी। इसका मतलब हालात और बिगड़ चुके थे। अब शायद सूचना भी ठीक से प्रसारित नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सर्वेलेंस कैमरास चालू किए और डोंग परिवार की हालत देखने लगा। रात को वे लोग ठीक से सो नहीं पाए थे। उन्हें आधी रात में समझ आया कि पूरी बिल्डिंग अंधेरे में इतनी चमक क्यों रही थी। फिर उन्हें याद आया कि मैं तो कब का गायब हो चुका हूं। अब तो कोई भी समझ सकता था कि कॉलोनी में इतने सारे ज़ॉम्बी क्यों जमा हो गए हैं और वे सब ठीक उसी बिल्डिंग के नीचे क्यों इकट्ठा हैं। मैंने अपना फोन देखा तो उसमें डोंग शनलियांग की दर्जनों मिस्ड कॉल्स पड़ी थी। तभी फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, डोंग शनलियांग, लेकिन मेरा फोन साइलेंट मोड पर था। वे चाहे जितनी बार कॉल करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्हें मेरी नींद खराब करने का हक नहीं था। उन्हें बेचैन होकर परेशान होते देख मैं हंसे बिना नहीं रह सका। वे यही डिजर्व करते थे। जल्द ही उन्हें पता चलने वाला था कि ऊपर रखी हुई सप्लाईज ही असली थी। नीचे के ज्यादातर डिब्बों में सिर्फ रेत और पत्थर भरे हुए थे। जब मैंने यह खेल रचा था तो भला सारी तैयारी सच में क्यों करता। मुझे तो पहले से पता था कि एक दिन वे खाने की कमी का सामना करेंगे, और अब तो हॉलवे भी सुरक्षित नहीं रहा था। सर्वेलेंस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि हॉलवे में भी ज़ॉम्बी पहुंच चुके थे। लेकिन एक सवाल था, कम्युनिटी का मुख्य गेट टूटा नहीं था, फिर ज़ॉम्बी अंदर कैसे आ गए। मैंने कैमरों की रिकॉर्डिंग आगे पीछे करके देखी और अचानक सच्चाई समझ में आ गई। इतने सारे ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए थे कि वे तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। हालांकि उससे ऊपर नहीं जा सके, लेकिन तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर सिक्योरिटी बार्स नहीं थी। भारी दबाव में शीशे टूट गए और ज़ॉम्बी खिड़कियों से बिल्डिंग के अंदर घुस आए। इस दौरान डोंग शनलियांग और उसका परिवार न जाने कब मेरे घर में भी शिफ्ट हो गए थे। शायद उन्हें डर था कि उनके पास पर्याप्त सप्लाईज नहीं है, या शायद उन्हें लगता था कि ज्यादा लोग साथ होंगे तो हिम्मत बनी रहेगी।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि डोंग शानलियांग मेरा सबसे बड़ा शिकार था। वह चाहे कहीं भी छिप जाए, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मैंने प्रवेश द्वार पर लगे उस सर्वेलेंस कैमरा को सक्रिय किया जिसमें स्पीकर लगा हुआ था। फोन पर कुछ सेकंड की सेटिंग बदलते ही एक मधुर आवाज हॉलवे में गूंज उठी। उसी क्षण ऐसा लगा मानो सभी ज़ॉम्बियों को अपना लक्ष्य मिल गया हो। वे एक के बाद एक ऊपर की तरफ दौड़ पड़े और दरवाजे पर पूरी ताकत से धमाके करने लगे। लगातार पड़ती चोटों की आवाज सुनकर अंदर मौजूद सभी लोग पूरी तरह घबरा गए। हर किसी का चेहरा ऐसे हो गया जैसे बिल्ली की पीठ के सारे बाल खड़े हो गए हों। डोंग शानलियांग भी घबराया हुआ था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बियों ने घेरा डाल रखा था। तभी कमरे में मौजूद एक आदमी अचानक रोने लगा। उसकी रोने की आवाज ने ज़ॉम्बियों को और उग्र कर दिया। वे दरवाजे पर और जोर से प्रहार करने लगे। साथ ही अंदर मौजूद लोगों का डर भी कई गुना बढ़ गया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, रोना बंद करो, अगर ऐसे ही रोते रहे तो तुम्हें बाहर फेंक दूंगा और ज़ॉम्बियों का खाना बना दूंगा। लेकिन यह सुनकर वह आदमी और जोर जोर से रोने लगा। उसके माता पिता भी सामने आ गए और बोले, वह सिर्फ डरा हुआ है, उससे क्या परेशानी है तुम्हें? कुछ ही पलों में जो परिवार अभी तक प्यार और एकता का दिखावा कर रहा था, वह आपस में लड़ने को तैयार हो गया। यह देखकर मेरे मन में एक नया विचार आया। संकट के समय सारे नियम और नैतिकताएं अपना असर खो देती हैं। अगर ऐसा है तो मैं इस बड़े परिवार का न्यायाधीश बनूंगा। पिछली जिंदगी में जो कर्ज उन्होंने मुझ पर छोड़ा था, अब उसे चुकाने का समय आ गया था। मैंने मोबाइल मॉनिटरिंग का रियल टाइम कम्युनिकेशन फीचर चालू किया और उस आदमी के लिए मौत का फरमान सुनाया। मैं नहीं चाहता था कि वह आदमी इतनी आसानी से जीवन बिताए। मैंने कैमरे के जरिए कहा, अगर तुम लोग ज़ॉम्बियों का खाना नहीं बनना चाहते तो मुझे एक संतोषजनक जवाब दो। मेरी आवाज सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी लोग आवाज के स्रोत को ढूंढने लगे। तभी उन्हें समझ आया कि यह आवाज सर्वेलेंस कैमरा से आ रही है। इंसान स्वार्थी होता है, खासकर तब जब उसकी अपनी जान खतरे में हो। डोंग शानलियांग निर्दयी था और डोंग परिवार भी उससे अलग नहीं था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद सबकी नजर उस आदमी और उसके परिवार पर टिक गई। किसी के चेहरे पर दया थी, किसी पर नफरत, तो कोई पूरी तरह उदासीन था। वजह भी साफ थी। जब से वह आदमी घर में आया था, उसने सबसे अच्छा कमरा अपने कब्जे में कर लिया था। खाने के समय वह सबसे अच्छे मांस और सब्जियां अपनी प्लेट में डाल लेता था। दो कौर खाने के बाद अगर स्वाद पसंद नहीं आता तो सीधे कूड़ेदान में फेंक देता था। उसकी इन हरकतों ने पहले ही सबको नाराज कर रखा था। सिर्फ परिवार का लिहाज करके लोग अब तक चुप थे, लेकिन अब वह सबकी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका था। ऐसे में भला कोई उस पर नरमी क्यों दिखाता? तभी कोई गुस्से से चिल्लाया, तुम जैसे आदमी को 1000 टुकड़ों में काट देना चाहिए, तुम्हारा अच्छा अंजाम नहीं होगा। ये सुनते ही उस आदमी का परिवार उसे अपने पीछे छिपाते हुए गालियां देने लगा और उसकी रक्षा करने लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी भी हालात की गंभीरता पूरी तरह समझ नहीं आई थी। वे लोग अब भी बेधड़क गालियां दे रहे थे। ये देखकर मैं हंस पड़ा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फोन पर अपनी तैयारी जारी रखी। मैंने दूर से ही अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को अनलॉक करने का कमांड भेज दिया। तभी एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, रिमोट अनलॉकिंग इन प्रोग्रेस, प्लीज डबल चेक वेदर द लॉक इज अनलॉक्ड। यह आवाज सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग डर से जम गए। लेकिन डोंग शानलियांग सबसे पहले संभला। वह 100 मीटर दौड़ने वाली रफ्तार से उस परिवार की तरफ भागा। पहुंचते ही उसने दाजुआंग को घूंसों और लातों से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उसका चेहरा सूजकर लाल हो गया। डोंग शानलियांग की इस हरकत से डजुआंग का परिवार भड़क उठा, खासकर उसकी मां। वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गई और रोते चिल्लाते हुए हंगामा करने लगी। तभी डोंग शानलियांग गरजा, चुप हो जाओ, क्या तुम सबको मरवाना चाहती हो? उसकी यह बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वह सबकी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ कोई नायक हो। उसकी बातों में डजुआंग का परिवार ऐसा दिख रहा था मानो वे कोई बड़े अपराधी हों, और डोंग शानलियांग खुद सबको बचाने वाला इंसान। शुरुआत में डोंग परिवार के कुछ लोग झिझक रहे थे, लेकिन उसकी बातें सुनते ही वे भी उसके पक्ष में आ गए। कुछ लोग तो दाजुआंग के माता पिता को पकड़कर अलग करने लगे, जबकि बाकी लोगों ने दाजुआंग को जमीन पर दबोचकर मारना शुरू कर दिया। सबका सिर्फ एक ही मकसद था। दाजुआंग रोते हुए बार बार गिड़गिड़ा रहा था,
प्लीज, मैं अब शोर नहीं करूंगा, दरवाजा मत खोलना, ज़ॉम्बियों को अंदर मत आने देना। कुछ समझदार लोग तुरंत दरवाजे के पीछे भागे और जो भी सामान मिला उससे दरवाजा रोकने लगे। उन्हें डर था कि कहीं मैं सचमुच दरवाजा न खोल दूं। डोंग शानलियांग और उसके परिवार की हालत देखकर मैं बेहद संतुष्ट था। बुरा नहीं, ऐसे ही चलते रहो, लेकिन दरवाजे के सामने रखा सामान हटा दो। मुझे लोगों का ज्यादा चालाक बनना पसंद नहीं है। इतना कहकर मैंने सर्वेलेंस कैमरा की रिमोट कम्युनिकेशन बंद कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मेरी बात मानेंगे, लेकिन इससे उनके बीच कुछ और झगड़े जरूर पैदा हो सकते थे। पिछले कुछ दिनों से मेरा मूड काफी अच्छा था। दिन में मैं सर्वेलेंस फुटेज के जरिए उनकी बदहाली देखता और रात में बाहर जाकर इलाके की गश्त करता। दिन इसी तरह बीतने लगे। अब डोंग शनलियांग समेत पूरे डोंग परिवार की हालत खराब होने लगी थी। ब्रेड और कैंड फूड खत्म होने के बाद वे लोग खाली डिब्बों में बचा हुआ रस पानी मिलाकर पीने लगे। सप्लाईज लगभग खत्म होते देख डोंग शनलियांग ने एक नया फैसला लिया। उसकी नजर एक अपेक्षाकृत कमजोर परिवार पर पड़ी। वह एक पति पत्नी का जोड़ा था। दोनों दुबले पतले दिखते थे। कुछ ही देर में सबने मिलकर उन्हें काबू कर लिया। पति लगातार रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन डोंग शानलियांग ने अपनी योजना सामने रखी। उसने कहा, तुम लोगों को छोड़ना असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें बाहर जाकर ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। जब ज़ॉम्बी यहां से हट जाएंगे, तब हम बाहर निकलकर खाना ढूंढ सकेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो हम तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। डोंग शानलियांग की बात सुनते ही बाकी लोगों ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उस पति पत्नी के चेहरे पीले पड़ गए। बाहर लगातार ज़ॉम्बियों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। ऐसे समय बाहर जाकर ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींचना लगभग आत्महत्या थी। फिर भी अगर वे बाहर जाते तो शायद जीवित बचने की थोड़ी सी उम्मीद रहती, लेकिन अगर नहीं जाते तो वे निश्चित रूप से डोंग परिवार का अगला भोजन बन जाते। आखिरकार पति ने दांत भींच कर फैसला कर लिया। वह अकेले बाहर जाएगा। उसकी पत्नी को कमरे में बंधक बनाकर रखा जाएगा। डोंग शनलियांग ने आंसू पोंछने का नाटक करते हुए कहा कि यह सब उनकी मजबूरी है। रोने धोने के बीच लोगों ने बेडशीट्स से रस्सियां बनाई और उस आदमी को खिड़की से नीचे उतार दिया। उसे कहा गया कि वह नीचे पहुंचकर खिड़की तोड़े, अंदर घुसे, फिर मुख्य दरवाजा खोले और ज़ॉम्बियों को बिल्डिंग से दूर ले जाए। इस तरह अगर वह पकड़ा भी गया तो ज़ॉम्बी सीधे ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। उस आदमी की किस्मत शायद अच्छी थी। जिस घर में वह टूटी हुई खिड़की से घुसा, वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं था। वह कुछ देर तक अंदर घूमता रहा, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। उस समय मैं सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए हॉलवे में संगीत चला रहा था। शांत कॉरिडोर में वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हॉलवे में मौजूद ज्यादातर ज़ॉम्बी उसी आवाज की तरफ आकर्षित होकर मुख्य दरवाजे के पास जमा हो गए थे। जैसे ही वह आदमी पहली मंजिल पर पहुंचा, उसने अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इंसानी आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी ऐसे टूट पड़े जैसे शार्क को खून की गंध मिल गई हो। यहां तक कि जो ज़ॉम्बी पहले मुख्य दरवाजे के पास जमा थे, वे भी उसकी तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही देर में दरवाजे के पास सिर्फ 2 या 3 ज़ॉम्बी बचे थे। बाकी सब उसी आदमी के पीछे भाग रहे थे। वह लगातार चिल्लाता हुआ अंडरग्राउंड गैराज की तरफ भागा और ज़ॉम्बियों को अपने पीछे खींचता गया। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि गैराज में भी पहले से ज़ॉम्बी मौजूद थे। तभी उसे एहसास हुआ कि अंधेरे गैराज में भी बहुत सारे ज़ॉम्बी छिपे हुए हैं। उस पल वह पूरी तरह टूट गया। उसे लगा था कि शायद गैराज में कम ज़ॉम्बी होंगे और अगर किस्मत अच्छी रही तो कोई गाड़ी भी मिल जाएगी जिससे वह भाग सके। न जाने कहां से उसे एक बेसबॉल बैट मिल गया। कांपती आवाज में खुद को हिम्मत देते हुए उसने सामने आए एक ज़ॉम्बी के सिर पर वार किया। फिर एक के बाद एक कई ज़ॉम्बियों को बैट से मार गिराया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी। कुछ देर बाद या तो उसने ध्यान नहीं दिया या फिर उसका शरीर इतना थक चुका था कि बच नहीं पाया। एक ज़ॉम्बी ने मौका पाकर उसे काट लिया। वह दर्द से चीखा, मैं तुम सबसे लड़ूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और भी ज़ॉम्बी उसकी तरफ टूट पड़े। कुछ ही पलों में वह ज़ॉम्बियों की भीड़ में पूरी तरह गायब हो गया। दूसरी तरफ कमरे में छिपे डोंग परिवार के लोग यह सब लाइव स्ट्रीम के जरिए देख रहे थे। उन्होंने उसे बाहर भेजा था, इसलिए वे शुरू से ही उसका फोन चालू रखने को कह रहे थे।
उन्हें डर था कि कहीं वह भाग न जाए। जब उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी सचमुच उसके पीछे चले गए हैं और दरवाजे के आसपास का इलाका खाली हो गया है, तो कुछ लोग खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ज़ॉम्बियों से निपटने का कोई नया तरीका मिल गया हो। थोड़ी चर्चा के बाद सबने फैसला किया कि अब वे बाहर निकलेंगे, खाना ढूंढेंगे और कोई नया रिफ्यूज तलाशेंगे। सबने अपने अपने हथियार उठा लिए। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बाहर बचे हुए 3 ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़े। लेकिन इस समय डोंग परिवार खुद को किसी देवता से कम नहीं समझ रहा था। वे एक के बाद एक हथियार चलाते हुए ज़ॉम्बियों पर टूट पड़े और कुछ ही वारों में उन तीनों ज़ॉम्बियों को मार गिराया। मैं सर्वेलेंस फुटेज देखकर बिल्कुल हैरान था। जैसे ही वे लोग बिल्डिंग के अंदर से बाहर निकले, सब एक साथ दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें डर हो कि कहीं पीछे रह गए तो खत्म हो जाएंगे। कैमरे में मैं देख रहा था कि वे बड़े जोश के साथ पहली मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में जो भी अकेला ज़ॉम्बी मिला, उसे मिलकर खत्म कर दिया। ये देखकर मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या मेरे रीबर्थ के बाद डोंग परिवार की फितरत भी बदल गई थी? ये वही लोग थे जो स्वार्थी, डरपोक और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले थे। फिर अचानक इतने बहादुर कैसे बन गए? तभी मेरी नजर एक अजीब बात पर पड़ी। डोंग परिवार का एक आदमी धीरे धीरे सबसे पीछे छूटने लगा। उसकी चाल लगातार धीमी होती जा रही थी। बाकी लोग सप्लाईज ढूंढने के जोश में थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सर्वेलेंस में मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वह आदमी अचानक कांपने लगा। फिर उसका शरीर झटके खाने लगा और वह अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगा। यह देखकर मुझे सब समझ आ गया, लेकिन मैंने किसी को चेतावनी देने का इरादा नहीं किया। मेरी नजर में ये लोग इंसान नहीं बल्कि राक्षस थे, जो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे पहले सभी लोग देख चुके थे कि युवा पति ज़ॉम्बियों को अंडरग्राउंड गैराज की तरफ ले गया था। इसलिए पहली मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने गैराज का रास्ता बंद कर दिया ताकि ज़ॉम्बी वापस ऊपर ना आ सकें। नीचे ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने उस युवक की पत्नी को भी दूसरी दिशा में धकेल दिया था। लेकिन एक बात वे कभी नहीं समझ पाए, उनमें से कुछ लोग पहले ही संक्रमित हो चुके थे। जब ज़ॉम्बियों का खून, शरीर के तरल पदार्थ या घावों का संक्रमण शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो इंसान बहुत जल्दी संक्रमित हो जाता है। ठीक उसी समय जब डोंग परिवार अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर चुपचाप निकल रहा था, पीछे चल रहा संक्रमित आदमी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल गया। एक ही पल में वह सामने वाले आदमी पर टूट पड़ा। उसके गिरते ही जो चीख निकली, उसने आसपास के सभी ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर लिया। अभी कुछ देर पहले तक आत्मविश्वास से भरा डोंग परिवार अचानक घबरा गया। उन्होंने देखा कि चारों तरफ से ज़ॉम्बी फिर से इकट्ठा होने लगे हैं। उनके मन में सवाल उठने लगा, क्या वे सच में बाहर निकल पाएंगे? ऐसे समय में फिर से डोंग शनलियांग सामने आया। उसने 2 वार में ही उस संक्रमित डोंग परिवार के सदस्य को मार गिराया और फिर सबका हौसला बढ़ाने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, अब कमरे में कोई खाना नहीं बचा है। अगर हम वापस लौटे तो सिर्फ भूख से मरने का इंतजार करेंगे। इससे बेहतर है कि जान जोखिम में डालकर बाहर निकलें और सप्लाईज ढूंढें। अभी भी हमारे पास बचने का मौका है। हम इतने लोग हैं, आखिर किस बात से डर रहे हो? डोंग शानलियांग की जोशीली बातों ने फिर से सबका हौसला बढ़ा दिया। लोग चिल्लाने लगे, सही कहा, हम इतने सारे हैं, हमें किसका डर? डोंग शनलियांग की गर्जना के साथ सब आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था मानो सबको एड्रेनलिन का इंजेक्शन लग गया हो। वे हथियार लहराते हुए आगे दौड़ पड़े। शायद सभी जानते थे कि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन बैठे बैठे मरने से तो लड़कर मरना बेहतर था। शुरुआत में डोंग परिवार ने कई ज़ॉम्बियों को मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्य से कॉलोनी में पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद थे। ऊपर से मेरे द्वारा चलाया गया संगीत और पहले लगाई गई फ्लैशिंग लाइट्स लगातार और ज्यादा ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर चुकी थीं। धीरे धीरे भूख और थकान की वजह से डोंग परिवार के लोगों के हाथ कमजोर पड़ने लगे। उनके हथियारों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। फिर एक एक करके ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़े। कोई गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वे सभी ज़ॉम्बियों के बीच समा गए और अंत में खुद भी ज़ॉम्बी बन गए। मैं लगातार सर्वेलेंस कैमरा में डोंग शनलियांग पर नजर रखे हुए था। शुरू से वही सबको आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था, लेकिन खुद धीरे धीरे सबसे पीछे खिसकता जा रहा था। जब ज़ॉम्बियों ने सबको घेर लिया तो वह चुपचाप पीछे छिप गया। अगर डोंग परिवार रास्ता बना लेता तो वह उनके पीछे पीछे निकल जाता।
और अगर वे सब ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाते तो वह वापस भाग सकता था। सच में वह बेहद निर्दयी इंसान था, अपने ही परिवार को चारे की तरह इस्तेमाल कर सकता था। तभी मुझे समझ आया कि पिछली जिंदगी में वह मेरे साथ इतना बेरहम कैसे हो पाया था। ऐसे इंसान सच में मरने के लायक होते हैं। मैं देखता रहा कि कैसे एक एक करके लोग गिरते गए, तड़पते गए और आखिर में ज़ॉम्बी बनते गए। दूसरी तरफ डोंग शानलियांग चीखता हुआ वापस सीढ़ियों की तरफ भागा। उसने पहले किए गए सारे बड़े बड़े दावे भुला दिए, लेकिन वह मेरे घर वापस नहीं गया। वह सीधे अपने घर में जाकर छिप गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बंद किया, मैंने कैमरे में एक झलक देखी। उसके घर में अब भी बहुत सारा खाना रखा हुआ था। यह बूढ़ा लोमड़ी सच में चालाक निकला। शुरू से ही उसे डर था कि कहीं उसके घर का खाना दूसरों को पता न चल जाए, इसलिए वह डोंग परिवार के बाकी लोगों के साथ मेरे घर में छिपा था। उसे पता था कि उसके पास अब भी आखिरी ट्रम्प कार्ड मौजूद है, इसलिए वह आखिर तक बचा रहा। वह हमेशा हालात के हिसाब से आगे बढ़ता और पीछे हटता था। लेकिन क्या डोंग शानलियांग सच में सोचता था कि अपने घर में छिपकर सुरक्षित रह जाएगा? मैंने कम्युनिटी ओनर्स ग्रुप खोला और उसमें एक संदेश भेजा। सुना है कि बिल्डिंग 2 रूम 3602 के निवासी डोंग शानलियांग के घर में काफी सप्लाईज हैं। क्या वे थोड़ा खाना दूसरों के साथ बांट सकते हैं? संदेश भेजने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। फिर हमेशा की तरह खाना खाया, इलाके की गश्त की और अपना दिन बिताया। रात को सोने से पहले मैंने फिर फोन खोला। देखा कि ओनर्स ग्रुप पूरी तरह उबल चुका था। कई लोग डोंग शनलियंग को टैग करके मदद मांग रहे थे, लेकिन वह लगातार इनकार कर रहा था। उल्टा वह लोगों को मेरे घर में मौजूद सप्लाईज की बातें बताने लगा। ये देखकर मैंने सीधे सर्वेलेंस फुटेज ग्रुप में भेज दी। वही वीडियो डोंग शनलियंग की कमर तोड़ने वाली आखिरी चोट साबित हुई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे उसने पूरे डोंग परिवार को छोड़ दिया था और खुद जान बचाकर भाग गया था। साथ ही दरवाजा खोलते समय पीछे रखे बड़े बड़े चावल के बोरे भी कैमरे में साफ दिखाई दे रहे थे। इतने दिनों से लोग घरों में बंद थे। खाने लायक हर चीज खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग तो भूख मिटाने के लिए सोफे का चमड़ा तक उबाल कर खा रहे थे। ज़ॉम्बियों के डर को दबाने के लिए लोग किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जानबूझकर वह वीडियो भी भेजा जिसमें दिख रहा था कि ज़ॉम्बियों को कैसे मारा जा सकता है। लोग लगभग भूख से मर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बियों को हराना नामुमकिन नहीं है और डोंग शनलियांग के घर में अब भी इतना खाना मौजूद है, तो उनके मन में लालच और उम्मीद दोनों जाग उठी। ग्रुप चैट में भले ही उस समय कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि रात होने का इंतजार हर कोई कर रहा है। अंधेरी रात, तेज हवा और भूखे लोग। किसी के घर पर धावा बोलने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। आखिर ज्यादा लोगों को जीने का मौका मिलना चाहिए, है ना? रात होते ही मैंने जानबूझकर सारी लाइट्स और आवाजें बंद कर दी। अब कॉलोनी के ज़ॉम्बी किसी एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे और न ही वे जानबूझकर हॉलवे में घुसेंगे। असली खेल अब शुरू होने वाला था। अंधेरे में मैंने साफ देखा कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के जंगल जैसे हिस्से में कई परछाइयां तेजी से भाग रही थी। लोग आ चुके थे। लगता था कि उन्होंने आपस में कोई समझौता कर लिया था। उन्होंने बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर घूम रहे कुछ ज़ॉम्बियों को मिलकर जल्दी से निपटा दिया। उसके बाद यूनिट गेट के अंदर घुसते ही उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि पीछे से कोई ज़ॉम्बी चुपके से अंदर ना आ सके। सर्विलांस फुटेज में उन्हें इतनी सावधानी और चालाकी से काम करते देख मुझे थोड़ा मजा आ रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर आना ही था तो सीधे घुस जाते। इतनी नौटंकी की क्या जरूरत थी? थोड़ी ही देर में वे डोंग शानलियांग के घर के बाहर पहुंच गए। उनमें से एक आदमी को ताले खोलने का अनुभव था। उसने जेब से एक पतली लोहे की तार निकाली और ताले से छेड़छाड़ शुरू कर दी। लेकिन अफसोस, डोंग शानलियांग भी पूरी तरह तैयार था। मैंने वीडियो ग्रुप में डालने के काफी समय बाद ही उसने अपने घर का दरवाजा और मजबूत कर लिया था। सिर्फ बाहर से लॉक नहीं किया था, बल्कि अंदर से भी उसे जाम कर दिया था और दरवाजे के पीछे भारी सामान लगा रखा था। जैसे ही बाहर वालों ने ताला खोलने की कोशिश शुरू की, घर के अंदर बैठे डोंग शानलियांग के होश उड़ गए। उसे पता था कि अगर दरवाजा टूट गया तो उसकी मौत तय है, चाहे ये लोग उसे मारें या फिर ज़ॉम्बी, अंजाम एक ही था। वह अंदर से गिड़गिड़ाने लगा, बड़े भाइयों, मेरे घर में सच में ज्यादा खाना नहीं है,
मुझे छोड़ दो। लेकिन यह कहते हुए भी वह समय खरीद रहा था। साथ ही फ्लैशलाइट की रोशनी नीचे की तरफ मारकर जॉम्बियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वे यूनिट गेट तक पहुंच जाए और उसे बचा लें। घर के अंदर से आवाज सुनकर बाहर वाले कुछ पल के लिए रुक गए। फिर जो उनका नेता लगता था वह बोला, हम बस कुछ खाने के लिए आए हैं, कोई और मतलब नहीं है। थोड़ा खाना दे दो, हम तुरंत चले जाएंगे। डोंग शानलियांग फिर रोने धोने लगा। मेरे पास सच में कुछ नहीं है, कृपया मुझे छोड़ दो। दोनों तरफ खींचतान चल ही रही थी कि मैंने सर्विलांस फुटेज से रिकॉर्ड किया हुआ वह वीडियो, जिसमें डोंग शनलियंग फ्लैशलाइट से जॉम्बियों को उनकी तरफ बुला रहा था, फिर से ओनर्स ग्रुप में भेज दिया। वीडियो देखते ही बाहर खड़े लोग आग बबूला हो गए। उनमें से एक गरजा, हम यहां तुझसे बात करने आए हैं और तू पीछे से हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद फुसफुसाकर कुछ बात हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, वे सीधे अंदर घुसेंगे। रात के सन्नाटे में शोर दूर तक जाता है, इसकी परवाह के बिना उन्होंने औजार निकाले और कुछ ही मिनटों में पूरा दरवाजा उखाड़ दिया। अब रास्ते में कोई दरवाजा नहीं था। हालांकि डोंग शानलियांग ने पीछे भारी सामान लगा रखा था, लेकिन बाहर वालों ने काम बांट रखा था। कुछ लोग सामान हटाने लगे और थोड़ी देर में रास्ता साफ हो गया। अब कमरे के अंदर सिर्फ डोंग शानलियांग बचा था, जो लिविंग रूम में कांपता हुआ बैठा था। नेता, ताला खोलने वाला आदमी, एक हट्टा कट्टा आदमी और एक लंबा पतला आदमी घर के अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। घर में हर तरह का राशन और सामान मौजूद था। वे लोग तुरंत अपना सामान भरने लगे। तभी डोंग शानलियांग घिसटता हुआ उनके पास आया, नेता की टांग पकड़कर रोने लगा। लेकिन नेता ने उसे लात मारकर दूर गिरा दिया और बोला, घर में इतना खाना छिपा कर रखा था और हमें एक दाना देने की भी नहीं सोची। अच्छा हुआ, अब हम तुम्हारा थोड़ा बोझ हल्का कर देते हैं। वे बातें करते जा रहे थे और उनके हाथ लगातार राशन अपने बैकपैक्स में भर रहे थे। लेकिन डोंग शनलियांग भी कोई साधारण इंसान नहीं था। लात खाकर गिरने के बाद वह चुपचाप पड़ा रहा। जब सब लोग राशन भरने में व्यस्त हो गए और उनकी सावधानी कम हो गई, तभी उसने अचानक छिपाया हुआ हथियार निकाला और सीधे उस हट्टे कट्टे आदमी पर हमला कर दिया। वह आदमी दर्द से चीख उठा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बाकी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वे सब डोंग शानलियांग पर टूट पड़े और उसे मारना शुरू कर दिया। साथ ही उसे बांध दिया ताकि वह दोबारा कोई हरकत न कर सके। जब वे लोग राशन उठाकर निकलने वाले थे, तभी उनकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी। कमरे का दरवाजा बंद था और अंदर से हल्की हल्की हरकतों की आवाज आ रही थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार लॉकर मास्टर को दरवाजा खोलने के लिए कहा। जैसे जैसे ताला खुलने की आवाज गूंज रही थी, अंदर मौजूद चीजें भी बेचैन होती जा रही थीं। आखिरकार क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। लॉकस्मिथ पीछे मुड़कर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक परछाई पीछे से उस पर झपटी। जबरदस्त ताकत से उसे जमीन पर गिरा दिया गया। वह गाली देने ही वाला था कि उसकी गर्दन में तेज दर्द उठा। उसने सिर उठाने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने सब कुछ लाल होने लगा। फिर उसका शरीर कांपा और धीरे धीरे वह खड़ा हो गया। उसी समय नेता और लंबा पतला आदमी आखिर समझ गए कि हुआ क्या है। कमरे के अंदर ज़ॉम्बी थे। उन्होंने तुरंत 2 ज़ॉम्बियों को मार गिराया, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही एक छोटा ज़ॉम्बी कमरे से बाहर कूद पड़ा और सीधे लंबे पतले आदमी की बांह पर काट लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। नेता ने तुरंत उस छोटे ज़ॉम्बी को लात मारकर दूर फेंक दिया और दोनों फिर लड़ने लगे। सर्वेलेंस फुटेज देखते हुए मैं भी हैरान रह गया। क्या जबरदस्त मोड़ था। उन दोनों ज़ॉम्बियों को मैं पहचानता था। उनमें से एक डोंग शानलियांग की पत्नी थी और दूसरा उसका बच्चा। यह सोचकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मुझे पहले से पता था कि डोंग शानलियांग इंसानियत से खाली है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वह इतना निर्दयी होगा। उसके अपने बच्चे के ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसके चेहरे पर दुख की एक झलक तक नहीं थी। मैं होश में आया और डोंग शानलियांग की तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह गायब हो चुका था। मैंने तुरंत हॉलवे का सर्वेलेंस फुटेज निकाला। तब पता चला कि डोंग शानलियांग लड़खड़ाता हुआ नीचे की तरफ भाग चुका था। उसी समय कमरे में मौजूद बाकी लोगों को भी एहसास हो गया कि वह गायब है। किसी के पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने घायल हट्टे कट्टे आदमी की मदद की, गुहार को पूरी तरह नजरअंदाज किया, राशन उठाया और सीढ़ियों की तरफ भाग पड़े।
और तब तक डोंग शानलियांग बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने हाथ में पकड़ी फ्लैशलाइट जलाई और उसकी रोशनी दूर अंधेरे में मार दी। उसी पल मैं समझ गया कि डोंग शनलियंग क्या करना चाहता था। उसे शायद पहले ही एहसास हो चुका था कि वह खुद बचकर नहीं निकल सकता, इसलिए मरने से पहले वह कुछ और लोगों को भी अपने साथ मौत की तरफ घसीटना चाहता था। लेकिन अगर यही उसकी इच्छा थी तो मैं उसे जरूर पूरा करता। ये सोचकर मैंने अपना फोन उठाया और एक बार फिर रिमोटली पूरी बिल्डिंग की लाइट्स चालू कर दी। हालांकि मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन हेडफोन्स के अंदर से आती ज़ॉम्बियों की भयानक दहाड़ें, लोगों की डर से भरी चीखें और दर्दनाक विलाप साफ सुनाई दे रहे थे। उन आवाजों को सुनते ही मेरे दिल का बोझ पूरी तरह हल्का हो गया। ये उस महान बदले की खुशी थी जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था, और यह बदला मैंने अपने हाथों से लिया था। पिछली जिंदगी में जिसने मुझे और मेरे माता पिता को मौत के घाट उतारा था, वह हत्यारा आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। 3 साल बाद ज़ॉम्बियों के शरीर लगभग पूरी तरह सड़ चुके थे। बाहर भटकते ज़ॉम्बी अब चलने फिरने की क्षमता भी खो चुके थे। मैं और मेरे माता पिता भी आखिरकार रेस्क्यू टीम की मदद से अपने पुराने घर वापस लौट आए। बाद में कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट जाने की वजह से मुझे यह नहीं पता था कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हुआ था। लेकिन एक बात निश्चित थी, देश अब भी मौजूद था, और जब तक देश मौजूद है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। मैं सड़क पर खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा था जो न जाने किन तहखानों, खंडहरों या छिपी हुई जगहों से बाहर निकलकर फिर से रोशनी में आ रहे थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। आपदा के बीच जिंदा बच जाना सच में आसान नहीं था, लेकिन सौभाग्य से हम बच गए थे। और जब तक इंसान जिंदा है तब तक उम्मीद को फिर से जन्म देने की संभावना भी हमेशा जिंदा रहती है।